अच्छा बच्चों, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल हमने करने हैं। सेक्शन डी हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन है। ठीक है ना। ठीक है ना, सेक्शन डी है, पेज नंबर हमारा है 15 के ऊपर। सही है। अच्छा बच्चों, यहाँ तरतीब ये है कि न्यूमेरिकल जब मैं करा रहा हूँ ना तो मैं सवाल नहीं उतारूंगा। सवाल आपकी बुक में मौजूद है। ठीक है, बस आप सवाल बुक पे देखना और यहाँ मैं जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस कर लो। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज -39 डिग्री सेल्सियस। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है वो। सही हो गया। और किसमें दे रहा है? डिग्री सेल्सियस के अंदर दे रहा है। कह रहा है कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है हमने। ठीक है। एंड द कंफर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, यानी दूसरा जो टेम्परेचर है वो केल्विन में हमने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, वेरी सिंपल। है 15.1 डेटा बनाएंगे हम। ठीक है। अच्छा, पहला जो टेम्परेचर है टीसी, ये कह रहे इसका ए पार्ट है, -39 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर दे रहा है और कन्वर्ट करने के लिए क्या है, किसके अंदर बच्चों? फ़ारेनहाइट के अंदर वो कन्वर्ट करने के लिए मांग रहा है। सही है। बी के अंदर उसने क्या कहा है कि टेम्परेचर वो दे रहा है सेल्सियस के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और केल्विन के अंदर वो टेम्परेचर मांग रहा है। सही है ना। अब सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम। अब कल मैंने एक फार्मूला बताया था डिग्री को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। आप एक वो जो इक्वेशन थी ना, वो इक्वेशन बस ध्यान में रखो। वो एक दो टेम्परेचर सेल्सियस में फ़ारेनहाइट के इक्वल कैसे होगा और केल्विन के इक्वल कैसे होगा। सही है ना। तो वो मैं अलग अलग आपको करके दिखा देता हूँ। देखो वो जो जनरल फार्मूला था ना वो ये था, टेम्परेचर इन सेल्सियस -0 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 divided by 180 sorry equals to temperature in Kelvin -273 divided by 100। हमने करना क्या है, हम पहले इन दोनों को लेंगे पार्ट ए के अंदर। -0 लिखना 0 नहीं है, लेकिन बस ये समझाने के लिए लिखा है ताकि याद ध्यान ही रहेगा आपको। सही है ना। और ये 0 आपको फ्रीजिंग पॉइंट बता रहा है। ठीक हो गया। तब सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर कितना है? -39 डिवाइड बाय 100। सही है ना। अब ये 180 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, अब ये 32 जाकर प्लस हो जाएगा। -70.2 का। सही है। प्लस का 32। सही है। तो ये आ रहा है माइनस का 38.2 फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। ये आपका आ गया फ़ारेनहाइट के अंदर। नेक्स्ट उसने क्या कहा बी के अंदर?
ठीक है, जो साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट होते हैं ना उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, सही है ना, तो ये मिस्टेक नहीं करना। ये तो खैर 100 पोस्टेड कैंसिल हो जाएगा, ये कितना टेम्परेचर दे रहा है -39, सही है ना, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस का 273। अच्छा मैंने ये टेम्परेचर बदल दे दिया, ओह सॉरी 28, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। ये आपका पहला पार्ट हो गया, सही है, पहला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों क्या कह रहा है, वो कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज -321 फ़ारेनहाइट, चेंज इट इनटू इक्विवेलेंट केल्विन टेम्परेचर। ये करा रहा हूं मैं 15.2 डेल्टा केल्विन के अंदर वो टेम्परेचर दे रहा है माइनस का 321 डिग्री फ़ारेनहाइट, सही है ना, केल्विन के अंदर हमने ये टेम्परेचर मालूम करना है। कोई मसला है यहाँ पर, प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को, आसान है ना। ये आपने बताया क्या, ये आप लोगों ने 9th की फिजिक्स में किया है, कन्वर्जन जो है ना 9th की फिजिक्स में है ये। सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन -23 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये आपको कितना दे रहा है, माइनस का 321 माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 180। अब मैं सबको एक जगह पे कर दूं, ये 100 इधर आकर उल्टाया हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और ये माइनस का 273 इधर आकर प्लस हो जाएगा 273। ये मैंने सारा एक साथ अरेंज कर दिया, सही है, कोई मसला तो नहीं है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट को परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो टेम्परेचर इन केल्विन बच्चों ये आ रहा है 77 केल्विन, सिंपल, ये आंसर हो गया, क्लियर है। अब थर्ड न्यूमेरिकल बच्चों क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बेसिकली आपका एमसीक्यूज टाइप का है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है। देखो टेम्परेचर कितना दिया है उसने, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बता रहा है वो, ठीक है ना, और प्रेशर वो दे रहा है कितना 1 एटमॉस्फेयर का, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। वॉल्यूम पूछ रहा है वो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एसटीपी। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर आपने सिर्फ इसको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 180 एम्पर इज ऑलवेज 22.4 dm³। ये इसका आंसर हो जाएगा, बस ये करना है आपने, ठीक हो गया। कोई प्रॉब्लम? मैं इसको मिटा दूं, अगर तस्वीर किसी को खींचनी है तो मैं पूरा मिटा देता हूं, खींच लो तस्वीर ताकि मैं पूरा मिटा दूं। सही है, मिटा दूं मैं?
अब देखो 15.4 15.4 में कह रहा है एन एयर स्टोरेज टैंक whose volume is 112 liter contain 3 kg of air at a pressure of 18 atmospheres. एक टैंक है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम वो बता रहा है 112 लीटर है, 112 लीटर, ठीक है ना, और 3 केजी उसके एयर मास बता रहा है एयर का 3 केजी, और उस पर जो प्रेशर है, प्रेशर वो बता रहा है कितना, 18 एटमॉस्फेयर प्रेशर बता रहा है. हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर, कितनी फोर्स हम अप्लाई करें या एयर अप्लाई करें, ठीक है ना, यानी एयर की जगह हम फोर्स अप्लाई करेंगे, कितनी फोर्स हम अप्लाई करें कि प्रेशर जो है इसका इंक्रीज होकर 21 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचे, और एज्यूमिंग टू नो चेंज इन टेंपरेचर, टेंपरेचर में कोई चेंज नहीं है, जाहिर सी बात है जब वॉल्यूम और प्रेशर का जब रिलेशन होता है, बॉयल्स लॉ अप्लाई होता है, तो उस पर टेंपरेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, सही है ना. देखो मास ऑफ एयर वो दे रहा है एयर 3 kg, सही है. वॉल्यूम V1 112 लीटर बोला ना उसने, हाँ लीटर्स, ठीक है. प्रेशर P1 18 atm, सही हो गया, atm था, सही है. अब इसने कहा है कि हाउ मच एयर वुड हैव टू फोर्स, कितनी एयर, यानी आपको नया मास चाहिए होगा, मास जो है ना, नया मास आपको चाहिए एयर का, कितना मास आपको दरकार होगा, यानी मास ऑफ मैं इसे कैपिटल एम से कर देता हूं, सही है, एम, ये आपको दरकार है, ठीक है, कि प्रेशर उसका इंक्रीज होकर जो है वो 21 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाए. इसका मतलब है हमें वॉल्यूम भी चाहिए होगा. अब अगर देखो वॉल्यूम दरकार होगा ना, वॉल्यूम भी हमें रिक्वायर्ड होगा, सही है. अब इसमें देखो प्रेशर 18 था, इंक्रीज होकर 21 हो गया, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है. सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ की जो रिलेशन है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, V2 इक्वल्स टू P1 V1 ओवर P2, ठीक है. वैल्यूज को कर दो इधर. P1 बच्चों कितनी है, 18 है, V1 112 है, और P2 कितना है, 21. इसको कैलकुलेट करते हैं. लीटर का वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना. अब क्या है कि एयर भी तो फोर्स लगा रही होगी ना, ठीक है, तो उसका अपना वॉल्यूम कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 112 में से 96 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा -96 16, ये आपका आ रहा है 16 लीटर, सही है ना. अब हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ एयर हमें मालूम करने के लिए कहा है ना उसने, मास ऑफ एयर, तो हम ये कह सकते हैं सिंस 3 kg of air
3 kg air occupy कितना 112 लीटर वॉल्यूम जो ऑक्युपाई कर रहा था 112 लीटर ऑक्युपाई कर रहा था। तो हम ये कह सकते हैं देन इन 16 लीटर 16 लीटर में कितना मास होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, m इक्वल्स टू m से बड़ा ये वाला है, सही है ना। देखो 3 kg डिवाइड किससे कराएंगे इसको 112 से, सही है ना, क्योंकि 3 kg पर जो ऑक्युपाई कर रहा था 112 लीटर ऑक्युपाई कर रहा था, ठीक है, इनटू 16 लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया और बाकी आप कैलकुलेट कर लो वैल्यूज को। जीरो 0.5 समथिंग आ रहा है, सही है ना। मास ऑफ एयर, ठीक है, एट 16 लीटर इन 16 लीटर ये कितना है 0.5, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 kg जब वॉल्यूम 112 लीटर था तो ऑक्युपाई कितना कर रहा था, 3 kg मास था उसका, सही है ना। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम कितना हुआ, डिक्रीज हो गया, तो मास भी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, ठीक है। बात आ गई समझ में, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15.5, डाटा बनाएंगे, क्या कह रहा है बच्चों ये 15.5 में कह रहा है बैलून कंटेन 0.04 मीटर क्यूब ऑफ एयर at a pressure of 120 kilopascal. Calculate the pressure required to reduce its volume. अच्छा जी, V1 आपको दे रहा है वो 0.04 मीटर क्यूब, सही है ना। प्रेशर को आपको दे रहा है 120 किलोपास्कल। किलोपास्कल का मतलब ये है कि 12 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल। कैसे, देखो किलो कितना होता है 1000 ना, 1000 में 3 जीरो होते हैं और एक जीरो 120 का, तो ये 10 की पावर 4 हो गया। इस तरह से किया है मैंने, सही है। इसके अलावा P2 मालूम करना है, सही है ना। और V2 कितना बच्चों को कह रहा है, कितना कर दिया V2, डिक्रीज हुआ है, यस 0.025। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। वही बॉयल्स लॉ की रिलेशन P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, सही है। V2 मालूम करना है, इसको एक तरफ कर दो, P1 V1 अपॉन V2। P1 कितना है 12 इंटू 10 की पावर 4, V1 कितना है 0.04 मीटर क्यूब, वो पास्कल है, डिवाइड बाय 0.025 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, एक दो तीन चार पाँच 1.9 10 to power 5 यही आ रहा है आंसर। ओके सही है। तो प्रेशर बच्चों देखो P2 ये हो गया 1.92
इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है ना, ये काम हमने करना था बस। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखो क्या कह रहा है वो। A molar mass of nitrogen gas N2 is 28 gram per mole. For 100 gram of nitrogen, calculate number of moles, volume occupied at room temperature 20 degree Celsius and pressure 1.01 10⁵ पास्कल। ठीक है, सही है। तो मैं इसको मिटा दूं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर पूरा नहीं आएगा, मिटा देता हूँ मैं। सही है, मिटा दूं, इतने पार्ट को मिटा रहा इस वाले 15.4 को। तस्वीर खींचनी अगर खींच लो कि पूरा ही फिर मिटा दूंगा। ले लूं, मिटा दूं, चलो। तो 15.6 है ना, ठीक है। शबे जुमा है आज, तो शबे जुमा को जो है आप लोग दुरूद शरीफ शबे जुमा को और जुमे के दिन ना दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करें। कोई भी दुरूद शरीफ हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, या कोई भी इससे मुख्तसर, ठीक है ना, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद शरीफ है ना शबे जुमा को और जुमे के दिन कसरत से पढ़ना चाहिए। बाकी जुमे शबे जुमा को जुमे के दिन आप लोग सूरह कहफ की जो है तिलावत जरूर किया करें। सही है ना। तो शबे जुमा है तो ये जो है काफी मुबारक बात होती है, और जुमे का दिन आपको पता है मुबारक दिन है, ईद का दिन कहा गया है इसको। ठीक है, अच्छा खैर 15.6 पहले बात क्या की है उसने, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। मोलर मास को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। कितना दे रहा है वो, 28 ग्राम मोल इनवर्स। सही हो गया। नेक्स्ट उसने क्या कहा है, 100 ग्राम मास दे रहा है, 100 ग्राम। सही हो गया। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना। बी क्या है, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं ना, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। और स्टैंड टेंपरेचर कितना है इसके अंदर, टेंपरेचर उसने दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन में हम कन्वर्ट करेंगे। सही है, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। ठीक है। प्रेशर बच्चों को कितना दे रहा है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक हो गया। अब आ जाओ सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अच्छा पास्कल जो होता है ना, पास्कल बराबर होता है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। सही है ना। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जो है ना बाद में कुछ यूनिट का मसला ना आए। ठीक है, तो पास्कल इसके बराबर होता है। अच्छा यहां पर एक गैस कांस्टेंट की हमें जरूरत पड़ेगी, आर, वो कितना होता है 8.314 जॉल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सही है ना। अब ये जो जॉल होता है ना,
जॉल जो होता है वह इसको अलग से लिख देता हूं। देखो ये न्यूमेरिकल का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी यूनिट कन्वर्जन में ना, आपको मसला होगा। देखो पास्कल जो है ना वो बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, जबकि जॉल जो है वो बराबर होता है न्यूटन मीटर के। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन में जब आप वॉल्यूम निकालोगे ना तो आपको फिर ये पता होना चाहिए कि हमारा यूनिट क्या आएगा इसका, क्योंकि यूनिट का एक नंबर है। बात आ गई समझ में? यूनिट का तो एक नंबर है ना, तो यूनिट अगर आपने गलत लिख दिया, आपको नहीं पता वॉल्यूम को यूनिट तो बेसिकली नॉर्मली जो हम लिखते हैं डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं। अब ये तो केमिस्ट्री तो नहीं है ना, ये तो मैथ वो फिजिक्स है। ठीक है ना, तो फिजिक्स में हम लीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डेसीमीटर क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मीटर क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर मीटर डेसीमीटर क्यूब और लीटर में इस्तेमाल होता है, तो लीटर और डेसीमीटर क्यूब इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर फिर आपको जो है ना कन्वर्जन में मसला आएगा, तो आपको ये बात याद रखनी है कि पास्कल जो यूनिट है उसका वो किसका ड्राइव यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, जबकि जॉल जो ड्राइव यूनिट है वो न्यूटन मीटर का है। तो ये बात याद रखनी है। तो ये जो है ना ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, इतना हिस्सा जो है ना ये नोट मैंने इसलिए लिख दिया है यहाँ पर, तो ये इसको नोट कर लेना। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या था? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और 9 में भी आपने किया है। मास बच्चों कितना दे रहा है? 100 ग्राम और वो दे रहा है 28 ग्राम मोल इनवर्स। कैंसिल 100 3.6 मोल इनवर्स है ना, तो हो जाएगा मोल हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मोल ये हो गया। सही है, ये आपका ए पार्ट था। अब बी पार्ट की तरफ चलेंगे। बी पार्ट में क्या है? पी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है ना, पी इज इक्वल टू गैस जनरल गैस लॉ एनआरटी। अब हमें तो वी चाहिए ना, तो वी हो जाएगा आपका एन आर टी अपॉन पी। अब इसको आप जरा और से देखना, मोल कितना है? 3.6 मोल। सही है, पहली चीज। इनटू आर कितनी है वैल्यू इसकी? 8.314। अब जॉल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है, तो मैं जॉल की जगह न्यूटन मीटर रख रहा हूं। न्यूटन मीटर इनटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक हो गया? ठीक है, और टेम्परेचर कितना है? 293 केल्विन। सही हो गया? डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है? 1.01 इंटू 10⁵। अब देखो पास्कल की जगह मैं यहां पर ये रखता हूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है ना? अब जो चीजें कट रही है उसको काटो। देखो ये यूनिट कैंसिल हो रहे हैं, पहले तो यूनिट मोल से मोल इनवर्स कैंसिल, केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। बाकी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर लो। 3.6 इंटू 8.314 इंटू 293 divided by 1.01 into 10⁵. (0.086) ऐसा ही है भाई। हाँ 0.086, बल्कि 8 है भी, राउंड फिगर करते हैं क्योंकि 6 के बाद भी 8 है, तो वॉल्यूम आपके पास आ गया 0.087। ठीक है,
अब देखो यूनिट क्या बचा हुआ है, यहाँ पर नीचे यहाँ ऊपर यहाँ ये मीटर बचा हुआ है और नीचे डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है, तो ये घूमकर ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें, v इक्वल्स टू 0.087, तो अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसीमीटर क्यूब पे करने के लिए, बच्चों ये हो जाएगा 87 डेसीमीटर क्यूब। बुक में 86 है, उन्होंने शायद नोट भी करना किया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 86 कर दो, कोई मसला नहीं है। मैंने उसको देखकर कैलकुलेटर में जो वैल्यू आ रही है वो मैंने कैलकुलेट करके किया है, सही है। तो ये इस तरह से यूनिट कन्वर्जन का आपने ख्याल रखना है अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कोई मसला ना रहे, ठीक है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं 15.7 पर। ठीक है बच्चों, 15.7 में क्या कह रहा है? 15.7 में वो कह रहा है a sample of gas contains 3 into 10 to the power 4 24 atoms, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम दे रहा है वो n, फर्स्ट ईयर याद है केमिस्ट्री, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैपिटल एन से हम डिनोट करते थे। ये था, ये है 3 into 10 to the power 24 एटम्स, सही है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, टेम्परेचर वो दे रहा है आपको 300 केल्विन, केल्विन के अंदर दे रहा है, केल्विन, ठीक है। और प्रेशर वो आपको कितना दे रहा है, प्रेशर उसने दिया है 120,000 पास्कल के पास्कल। इसको मैं यूं लिख सकता हूं 112 into 10 to the power 4 पास्कल। अब देखो यूनिट कन्वर्जन में हम इसी तरह से करेंगे, यूनिट का हमने ख्याल रखना है, सही है ना। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर की जरूरत पड़ेगी हमें 6.02 into 10 to the power 23, ठीक है ना, एटम्स पर मोल, पर मोल, ठीक है, ये इसका हो गया। और गैस कांस्टेंट की भी हमें जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, ये होता है 8.314, ठीक है ना, जॉल इनटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, सही है ना। ये हमने कर लिया। अब हम जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, हमारे पास वॉल्यूम है ना, तो हम P इक्वल टू nRT लगाएंगे, तो हमारे पास n भी नहीं है, हम यानी नंबर ऑफ मोल नहीं है, मोल भी निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम। नंबर ऑफ पार्टिकल का फार्मूला याद है, n इनटू एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू n अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। n कितना है, 3 into 10 to the power 24 एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर कितना है बच्चों, 6.02 10 to the power 23 एटम्स, ठीक है। ये जो वैल्यूज अगर पेपर में नहीं दे रहा ना कांस्टेंट वैल्यूज, कैलकुलेटर में वैसे तो दे देता है, लेकिन ये कैलकुलेटर में मौजूद होती है, कवर्ड होता है कैलकुलेटर में। इसमें ये जो आपका ऑप्शन है ना साइंटिफिक कांस्टेंट वाली हेडिंग जो है, इसमें सारे कांस्टेंट मौजूद हैं, तो इसमें एवोगाड्रोस नंबर भी मौजूद है, ठीक है ना। ये कैलकुलेटर में मौजूद है, सही है। तो अच्छा, एटम्स पर बोलना है ये,
आगे इसको कैलकुलेट कर लो बच्चों, 3 into 10 raised to power 24 divided by 6.02, 2 भी कर सकते हैं into 10 raised to power 23, तो ये आ रहा है 4.98 मोल। सही है। अब हम जाते हैं किसके अंदर, वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी, वी इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। अब इसके अंदर वही तरीका अपनाएंगे हम, सारे यूनिट रखेंगे, ठीक है। मोल कितना आया, 4.98 मोल इनटू आर क्या है, तो ये जगह मेरे ख्याल से शॉर्ट हो जाएगी, इसे कर लेता हूँ। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है ना, वी इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन टी। तो एन कितना है 4.98 मोल इनटू आर कितना है 8.314 जॉल को हम कर देते हैं न्यूटन मीटर के अंदर, न्यूटन मीटर इनटू मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स, ठीक है। आर भी हो गया और टी कितना है बच्चों 300 केल्विन, केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है 12 इनटू 10 की पावर 4 पास्कल। पास्कल को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, मोल इनवर्स से मोल कैंसिल, केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल। वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लो, 4.98 into 8.314 into 300 डिवाइडेड बाय 12 into 10 की पावर 4 है, सही है। तो ये आ रहा है 0.1035, यानी प्रेशर सॉरी वॉल्यूम आपके पास आ गया 0.104, राउंड फिगर अगर हम कर देते हैं। अब यूनिट देखो सारे यूनिट कट चुके हैं, सिवाय ऊपर मीटर बचा है और डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर बचा है, यानी ये मीटर स्क्वायर ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर आकर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब अगर वही करना है और इनको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर हमें डेसीमीटर क्यूब चाहिए तो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 104 ही होगा, 104 डीएम, ये हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, आप दोनों ही सही है, मीटर क्यूब में ज्यादातर हम फिजिक्स है तो मीटर क्यूब में ही देखेंगे, तो अगर डेसीमीटर क्यूब में कर दिया तब भी कोई हर्ज नहीं है। अब हम चलते हैं, कोई मसला है यहाँ तक, नो प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15.8 पर। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स at 0 degree Celsius and 1 atm. Standard temperature pressure is here. Assuming hydrogen to be an ideal gas, the density of hydrogen is 8.99 10 to the power minus 2 gram kg per meter cube. मैं इसको रब कर दूं, वो कर लो, आप कॉपी कर लो इसको, तस्वीर देख लो इसकी। अब ये जो न्यूमेरिकल है ना 15.5 और 6 7 8 9 10, ये आपके जो है ना अक्सर पूछेगा पेपर के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की न्यूमेरिकल, ठीक है। 15.6 से लेकर 15.10 तक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसकी प्रैक्टिस करो। अगर इस पे जो एग्जांपल मैंने कराई है कल, तो एग्जांपल भी वैसी ही होगी, ठीक है ना, एग्जाम में नहीं पूछ सकता है वो, बाकी आपकी लक है वो आसान भी पूछ सकता है। मिटा दो ना,
डाटा बनाते हैं बच्चों 15.8 में। कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये पूछिए इसने, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, टेम्परेचर वो दे रहा है 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा, सही है ना, केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, प्रेशर वो बच्चों कितना दे रहा है, प्रेशर वो दे रहा है 1 atm, प्रेशर 1 atm दे रहा है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, सही है ना, वो होता है। अच्छा, वो इसको भी आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है वैल्यू कैलकुलेटर में, इसीलिए इसमें देखो 40 नंबर पे पड़ी है एटीएम, ठीक है। तो ये आपकी आएगी कितनी है भाई, 101325 1011325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, सही है ना। तो ये कन्वर्ट करना जरूरी है। अच्छा जी, फिर डेंसिटी उसने दे दी है उसकी 8.99, यही है ना डेंसिटी, हाँ 10⁻², 10 की पावर -2, ठीक है ना, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब या मीटर क्यूब मीटर -d कर देगा, सही है। और कुछ इसमें सही हो गया। अब सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे हम। लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन ट्राई की थी प्रेशर की, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रॉ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है ना। ये तो हमें तो ये चीज चाहिए ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड चाहिए ये वाली, ये हो जाएगा 3p/ρ, तो v रूट मीन स्क्वायर स्पीड रूट 3p/ρ, ठीक है ना, ये हो जाएगा। बस इसके अंदर आप वैल्यूज को पुट कर दो। 3 इंटू प्रेशर कितना है 101325 न्यूटन मीटर -2, ठीक है ना। इसी तरीके से अच्छा, ये जो है ना आपका न्यूटन जो होता है ना, न्यूटन आपका होता है, न्यूटन नहीं कटेगा ना इधर, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। न्यूटन जो होता है ना, मैं अगर इसको यूनिट को मैं शो कर दूं कि इसको मैं लिखूं के केजी मीटर, बच्चों ये हो जाएगा फिर न्यूटन मीटर इनवर्स, ये हो जाएगा, सही है ना, हो जाएगा। आप देखो इसमें मसला, अच्छा सॉरी, इसमें तो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बहरहाल चलो, ये हो गया आपका 8.99 इंटू 10⁻², सही है। न्यूटन मीटर -1, ठीक है, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, सही है ना। और नहीं, मैंने यहाँ पर ये गलती की है, सॉरी, न्यूटन यही नहीं होता, न्यूटन जो होता है वो होता है आपका केजी मीटर सेकंड -2 होता है,
ठीक है ना। तो बहरहाल इसके अंदर आप जो है क्योंकि वेलोसिटी है ना ये, तो वेलोसिटी का यूनिट तो हमें पता ही है, वेलोसिटी का यूनिट चेंज नहीं होता, वो वॉल्यूम के अंदर बस मैं बताना चाह रहा था, मैं भूल गया था यहाँ पर ये वेलोसिटी निकाली है हमने। तो ये हो जाएगा, अच्छा प्रेशर कितना है 101,325, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी 8.99 10 की पावर -2, सही है ना। बाकी इसको आप कैलकुलेट कर लो, 3 इंटू 1838.82 ये आ रहा है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड 1838.82, ठीक है ना। तो जो शो किया है वो बस उसी की तरफ से मैं कर रहा हूँ इसको, और स्पीड की का यूनिट होता है मीटर सेकंड इनवर्स, सही हो गया, ठीक है। अब 15.5 15.9 की तरफ चलते हैं, डाटा बनाएंगे हम। मसला है इस न्यूमेरिकल में कोई नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, कह रहा है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा यहाँ पर भी रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है हमने, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये फाइंड करनी है, ठीक हो गया पहली चीज। दूसरी बात क्या कह रहा है, ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है ये। टेंपरेचर उसने दे दिया है 500 केल्विन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास या मास वो दे रहा है, कितना दे रहा है बच्चों, 1.6 10 to power -27 kg, 1.67 into 10 to power -27 kg मास ऑफ प्रोटॉन आ गया, सही हो गया। इसके अलावा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, कैपिटल के नहीं सॉरी स्मॉल के लिखते हैं ना, बोल्ट्जमैन स्मॉल के। अच्छा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी आपके कैलकुलेटर से निकल जाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, 1.38 10 to power -23, 1.38 into 10 to power -23 जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन, पर मॉलिक्यूल इनटू केल्विन, ठीक है, हो गया ये। अब सबसे पहली चीज फार्मूले की तरफ चलेंगे, अब सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। फार्मूला देखो हमने क्या पढ़ा है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का भी फार्मूला हमने बनाया है ना पीछे। फार्मूला हमने पढ़ा P = 1/3 रॉ, तो V इसको अरेंज करके जो हमारे पास फार्मूला बना वो बना है 3P/ρ। अब डेटा के हिसाब से ना तो हमारे पास प्रेशर है ना ही हमारे पास डेंसिटी है, तो अब क्या करें, अब हम ये करेंगे कि प्रेशर बराबर होता है nRT/V के, PV = nRT, जबकि डेंसिटी बराबर होती है, डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। इसके अलावा मोल भी नहीं है हमारे पास, तो मोल क्या होता है, मोल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर भी हमें दरकार होगा, वो तो कांस्टेंट है, वो तो हम लिख सकते हैं। अगर डाटा में नहीं लिखा तो लिख लो उसको, या बाद में लिख लेना सॉल्यूशन के अंदर। तो पहली चीज तो ये हो गई। तो आप देखो नंबर ऑफ पार्ट एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं दे रहा, तो दे रहा है वो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, सही है ना। तो यानी कि n जो है ना, यहां पर n जो है वो 1 मॉलिक्यूल है, सही है। एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है 6.02,
into 10 to power 23 मॉलिक्यूल। सही है, ये हो गया। फिर अच्छा आर क्या होता है? आर हमारे पास होता है, आर भी तो नहीं है ना हमारे पास, तो आर हमारे पास होता है, यानी सॉरी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बराबर होता है आर अपॉन एवोगैड्रो नंबर के। सही है ना? तो ये तरतीब आप याद रखो। अब एक और चीज भी इसके अंदर है। सबसे पहली चीज देखो, शुरू से बताता हूं मैं। फार्मूला आपके पास प्रेशर का ही है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपके पास यहां मौजूद है, तो आप इसको अरेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा v = √3p अपॉन डेंसिटी रॉ। अब ना तो फार्मूले की सवाल के हिसाब से ना आपके पास प्रेशर है ना ही आपके पास डेंसिटी है, तो आप कन्वर्जन करोगे। प्रेशर क्या है? nRT अपॉन v, ठीक है ना, गैस लॉ। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, m अपॉन v, ठीक है ना। अब इसमें नंबर ऑफ मोल हमारे पास मिसिंग है, नहीं है डाटा के अंदर, तो हमने नंबर ऑफ मोल रख लिया n अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है, क्योंकि ऐसे क्या कहा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात की है, सही है ना, एक मॉलिक्यूल। एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट वैल्यू। अब दूसरी चीज r, r क्या है? r इज द, अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ गैस लॉ, सॉरी गैस कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो नंबर, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बराबर होता है r अपॉन एवोगैड्रो नंबर के, ठीक है ना। ये चीजें समझ में आ गई। फिर एक और चीज ये है, उसने मास दिया है प्रोटॉन का, मास दिया है प्रोटॉन का, ठीक है ना, और वो मॉलिक्यूल पूछ रहा है, यानी H2, यानी मास को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा? तो m जो है ना, यहां m जो होगा वो 2m होगा, सही है। अब इसके हिसाब से इस फार्मूले को अरेंज कर दो, v = 3p nRT अपॉन v, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय m अपॉन v। v से v कैंसिल हो गया, सही है ना। अब n क्या है बच्चों? मजीद आप रखते हैं 3, n आपके पास क्या है? n अपॉन Na, ठीक है, इंटू r और t डिवाइडेड बाय मास क्या है यहाँ पर? 2m है, सही हो गया। तो अब इसको हम अरेंज करते हैं, 3nt अपॉन 2m इंटू r अपॉन Na, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3, n आपके पास 1 है ना, 3 इंटू 1 कर दो इसको, और इंटू k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, और t आ गया डिवाइड बाय 2m, सही है ना। तो ये इस तरीके से होगा। अब वैल्यूज पुट कर दो बाकी, 3 हो गया, इंटू k क्या है भाई? 1.38 इंटू 10⁻⁻23, टेम्परेचर कितना है? 500 केल्विन, डिवाइडेड बाय इंटू मास कितना है? 1.67 10⁻⁻27, सही है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो। $2489.498
4989। चलो खैर, ये आ गई बच्चों 2489.49। राउंड फिगर हो जाएगा मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। ये बेटा बेटा ये था तुम्हारे लिए इसका ना, इस तरह से करना है इसको। ये थोड़ा सा टिपिकल था क्योंकि कन्वर्जन हमें करना था इसको, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये स्टेप किसी को कोई मसला है इन स्टेप्स के अंदर, तो प्रॉब्लम तो नहीं है इन स्टेप्स के अंदर, सही है? तो मसला तो उससे दोबारा पूछ लेना। और ये बस मैंने ये कन्वर्जन करके फॉर्मूला में फिट किया है मैंने, उसके बाद फिर वैल्यू पुट करके कैलकुलेट किया है, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसको तस्वीर अगर मिटाना है तो देख लो, तस्वीर इसकी ले लो, इसकी मैं पूरा मिटा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन इसका 15.10 मिटा दूँ ना? डेटा सही है। क्या कह रहा है वो? डिटरमिन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, सही है ना? ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस पर यानी प्लस 273 केल्विन, तो ये हो जाएगा 283 केल्विन। और दूसरा टेम्परेचर वो कितना दे रहा है बच्चों? 40 डिग्री सेल्सियस। हो जाएगा 273 प्लस 40, हाँ 313 केल्विन, ठीक है ना? बी में क्या कह रहा है वो? बी में बच्चों वो कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस। काइनेटिक एनर्जी पर मोल मालूम करना है। काइनेटिक एनर्जी मोल के अंदर पर मोल, सही है ना? मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, Ke/N भी कर सकते हो आप इसको, ये मालूम करनी है। और टेंपरेचर सेम है 283 केल्विन और T इज इक्वल टू 313 केल्विन, ठीक है? सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। पहला एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? T/2 kT, kT, सही है ना? एट T इक्वल्स टू 283 इतना है। ये क्या था बच्चों? K था ये 1.38 into 10⁻³ into 283, ठीक है ना? इसको कैलकुलेट कर लो। (5.86 10⁻⁻21 जूल। ये हो गया इसी तरह से एट T इज इक्वल टू 313 केल्विन।
ठीक है। (6.48 10 to the power minus 21). Average 6.48 10 to the power minus 21 joule। ठीक है। अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। बी पार्ट की तरफ चलते हैं हम इसके, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास है वो है 3/2 kT है ना। तो हमारे पास यहाँ पर तो इसने पर मोल बोला है, तो हमें इसका मतलब यहाँ पर मोल चाहिए होगा, सिंस K बराबर होता है R अपॉन एवोगैड्रोस नंबर के। पहली चीज तो ये हो गई। ऑल्सो एवोगैड्रोस नंबर किसके बराबर होता है बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय मोल। यही होता है ना, पीछे हमने इस्तेमाल किया फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, तो उसको अरेंज कर दिया हमने। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, अभी ये एवरेज वाली काइनेटिक एनर्जी बन रही है। अच्छा, K अपॉन n की जगह हमने रख दिया n अपॉन और T, ठीक है। अब ये घूम जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 K इलेक्ट्रिक नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी है, n R T अपॉन n। n क्या है? वन मॉलिक्यूल है, वन पार्टिकल है। अब द पार्टिकल बोला है ना, ठीक है ना, ऑफ द पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल की हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 nRT, ठीक है। n 1 है। अब काइनेटिक एनर्जी पर मोल बोला है ना, पर का मतलब क्या है? डिवाइड बाय n RT, ठीक है ना। तो बस ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोल में काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 RT। अब R की वैल्यू पुट कर दो, गैस कांस्टेंट। अच्छा, टेम्परेचर एट T equals to 283 Kelvin। एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 R कितना होता है बच्चों? 8.314 into 283। यहाँ मैंने 4 ज्यादा तो रख दिया, 283 35 27 एनर्जी पर मोल आ गया 35 27.6 जूल, ठीक है। एट T equals to 313 Kelvin।
सही है। तो 3901 एनर्जी पर मोल इक्वल्स टू 3901 जूल। सही है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आकर ये आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो।